लोगों के हित के लिए है या नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा समय देना चाहिए अग्निवीर स्कीम को। 2-3 साल हमको इंतजार करके देखना पड़ेगा कि जो लोग 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके बाहर निकले, क्योंकि उनके लिए ऑप्शंस बहुत जनरेट किया हुआ है, उनके स्किलिंग के लिए, उनका रीएम्प्लॉयमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योर करके उनको बढ़ने के लिए एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा। किस प्रकार का दिशा वो लोग लेते हैं फौज से रिलीज होने के बाद, उसके बाद अगर हमको कई इस स्कीम में मिड कोर्स करेक्शन देना पड़े तो वो देना बहुत जरूरी होगा। महत्वपूर्ण बात आपने कही, पहला बैच जब आएगा 4 साल बाद, और वो सीमा पर नहीं तो सीमा के भीतर देश की सेवा में अलग अलग जगह सिक्योरिटी फोर्सेस में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, वो सरकार ने व्यवस्था की। लेकिन वो कैसे होता है हम लोग भी उसको ऑब्जर्व करेंगे। सीधे आता हूं सर, कश्मीर पर बहुत लंबा वक्त बीता। कश्मीर हमेशा से हमारे लिए एक समस्या का कारण बना रहा। सेना को बहुत लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ा। अभी भी ये 370 लगी। हम सब अच्छा मान रहे थे, फिर भी पहलगाम जैसा हमला हो गया। आप तो उड़ी पर कैंप पर अटैक हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक वाले ऑपरेशन में भी थे। उस सर्जिकल स्ट्राइक पर एक फिल्म भी बन चुकी है, बहुत कुछ फिल्म में आया, बहुत कुछ खबरों में आया। आप तो खुद वहां भीतर थे, ऐसा क्या था जो सामने नहीं आया? नहीं, कश्मीर में मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं कि मुझे कश्मीर में काफ़ी साल सेवा करने का, देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे 40 साल के लगभग 11 साल मैंने कश्मीर में बिताए, अलग अलग रैंक में, मेजर से लेके मेजर जनरल तक अलग अलग रैंक में मैं कश्मीर में सेवारत था। तो जो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो मुझे अभी भी याद है। तब मैं ब्रिगेडियर के रैंक में था और श्रीनगर के जो हेडक्वार्टर है वहाँ सेवारत था। जब 16 अक्टूबर को जब उरी अटैक हुआ था, उरी पे जो आतंकवादी ने जो हमला किया था, तो वहाँ पे हमारे जवान जो शहीद हुए थे, तो उस समय जो कोर कमांडर थे जनरल दुआ, वो और मैं, हम दोनों इमीडिएटली हेलीकॉप्टर में उरी गए थे। और बाद में उस समय जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे दलबीर सुहाग, वो भी आए थे, आर्मी कमांडर जनरल हुडा वो भी आए थे। तो हम लोगों ने जायजा किया कि किस प्रकार के घटना हुआ था। और उस समय सबके जो मेरे कमांडर्स थे, चीफ से लेके कोर कमांडर तक, जनरल दुआ ने इसके बारे में एक किताब भी लिखा है जी। तो सबके अब दुख की बात तो थी, उसमें कोई दो राय नहीं है सब, लेकिन सबके मन में ये था कि इस चीज़ को हम जाने नहीं देंगे, इस चीज़ को हम नहीं भुलाएंगे, इसका बदला हम जरूर लेंगे और ऐसे जगह पे लेंगे जिससे ये जो उग्रवादियों का जो संगठन है उनको नुकसान पहुंचा सके। तो कुछ एक तैयारियां हम लोगों का पहले से कर रहे थे हम लोग, क्योंकि सेना में हम लोग हर एक कॉन्टिजेंसी के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करते हैं। तो जब ये अक्टूबर के हादसा होने के बाद में तुरंत उस तैयारी को और तेज कर दिया गया और तकरीबन 12 या 13 दिन के बाद ही आप सबको मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा ऑपरेशन था, मेरा जो रोल था वो मैं BGS ऑपरेशन बोलते हैं, जो सभी प्रकार के कश्मीर में जो ऑपरेशन होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करते और कंट्रोल करते हैं। तो वो ऑपरेशन का मॉनिटरिंग मैंने रात भर किया था बैठ के, हम लोगों का जो UAV है, ड्रोन फुटेज वगैरह लेके। और उस ऑपरेशन के बारे में इवन हेडक्वार्टर के बाकी ब्रिगेडियर्स को या स्टाफ को नहीं मालूम था कि इस रात को इस प्रकार के इतना स्केल का एक सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं नीड टू नो बेसिस, जिसको जानकारी जानना हो उन्हीं को मालूम था, और जो ऑपरेशन के लिए गए थे सिर्फ उनको मालूम था। ज़्यादातर लोग इवन श्रीनगर में जो बैठे थे उनको जब DGMO ने जब प्रेस ब्रीफिंग किया था उसके बाद ही उनको पता लगा पड़ा। तो इतना सीक्रेट रखना पड़ता है। मैं उड़ी की स्ट्राइक से, कश्मीर से सीधे आता हूँ वापस पूर्वोत्तर में मणिपुर की तरफ। मणिपुर अभी भी हमारे माथे की शिकन बना हुआ है। पूर्वोत्तर का एक खूबसूरत राज्य है, लेकिन वहाँ संघर्ष की आग थमती नहीं। जब लगता है कि अब मणिपुर का मसला हल हो जाएगा,
सरकार बदल गई, राजनीतिक नेतृत्व बदल गया, लेकिन ज़मीनी संघर्ष खत्म नहीं हो पा रहा। दूर जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, दक्षिण भारत में हैं, पूर्व दूसरे राज्यों में हैं, हमको केवल पढ़ने लिखने सुनने में समझ में आता है कि वहाँ कोई समुदायों का, कबीलों का संघर्ष है, नगा, मैतेई और कुकी, ये शब्द हम सुनते रहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत हमको समझ में नहीं आती, दिक्कत क्या है। आपने मणिपुर को बहुत नज़दीक से देखा है, बल्कि जो सबसे बड़ा संघर्ष अभी हुआ उस वक्त आप वहाँ पर चूंकि कमान संभाल रहे थे, आपने बहुत सारी ऐसी घटनाओं को समय से पहले भांपते हुए रोक लिया। मणिपुर में दिक्कत क्या है सर? मेरे ख्याल से जब मैं ईस्टर्न कमान में था तो कोई भी सवाल मेरे से सवाल करते थे तो मेरा जवाब एक ही रहता था कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेट मणिपुर है। मणिपुर में 3 कम्युनिटी रहते हैं। एक मैतेई कम्युनिटी जो पॉपुलेशन के तकरीबन 53% है और वो वैली एरिया में रहते हैं, वो इम्फाल वैली में। उसके बाद नागा कम्युनिटी है, वो तकरीबन 20% उनका पॉपुलेशन है, वो पहाड़ी में रहते, हिल टॉप में रहते, पहाड़ी के ऊपर। और तीसरा कम्युनिटी है कुकी कम्युनिटी, जो नागा कम्युनिटी पहाड़ और वैली उसके बीच वाला जो फुटहिल्स वाला इलाका है उनमें रहते, तो उनका पॉपुलेशन तकरीबन 16% है। ये 2011 का सेंसस का रिपोर्ट है, अभी तकरीबन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। एक तो ये उनका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उनका जो स्पेशल स्टेटस की वजह से जो कुकीज और नागाज है वो शेड्यूल ट्राइब है, जबकि मैतेईज जो है वो जनरल कास्ट है। और मैतेईज जिस इलाके में रहते हैं 53% पॉपुलेशन, वो मणिपुर के सिर्फ 10% के इलाके में वो रहते हैं, जबकि जो बाकी जो नागाज और कुकीज है जो 46% पॉपुलेशन है उनके कब्जे में 90% ऑफ द लैंड है। तो पहला प्रॉब्लम है लैंड के ऊपर प्रेशर। आप देखिए 10% के इलाके में 53% लोग रहते हैं। तो और कानून ये है कि नागाज और कुकीज जो है वो इम्फाल वैली में मैतेई वाले इलाके में जमीन खरीद सकते, रह सकते, लेकिन मैतेईज पहाड़ों में नहीं खरीद सकते, नहीं जा सकते। तो एक बेसिक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम है, चूंकि नागा और कुकी शेड्यूल ट्राइब है तो उनके लिए रिजर्वेशंस है, जबकि मैतेईज के लिए रिजर्वेशंस नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग को मालूम है कि हमारे देश का एक मुद्दा है। तो प्रेशर्स ऑन लैंड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये दो एक बेसिक मुद्दा है। और तीसरा है उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, टोटल एमएलएस की संख्या 60 है, 60, उसमें से 40 मणिपुर के वैली में है, जो कि मैतेई पॉपुलेशन डोमिनेटेड है, 10 नागा डोमिनेटेड और 10 कुकी डोमिनेटेड। तो ज्यादातर जो है सरकार वो मैतेई पॉपुलेशन की होती है, उनका ज्यादा है। तो डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस जो है मैतेई हाई पहाड़ के लोगों का और प्लेन्स के लोगों का, उसमें एक डिफरेंशियल आ जाता है। और कुकी पॉपुलेशन का जो बैकग्राउंड है उसमें देयर आर डिफरेंट नैरेटिव्स, अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशन है। एक नैरेटिव है कि वो लोग म्यांमार से आके यहाँ पे बसे, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन कब आए वो, कितने संख्या में आए और इंडिपेंडेंस के बाद कितना और लगातार माइग्रेशन हुआ, उस आंकड़ों के ऊपर थोड़ा सा डाउट है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है या पर्सपेक्टिव है जी। तो ये जब लोगों के एस्पिरेशन जब मीट नहीं हो रहे, बेसिक प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये है। और साथ ही वहाँ पे इंसर्जेंसी मूवमेंट 60s से चल रहा है, तो अपने अपने जो ये जो 3 कम्युनिटी है वो सभी सोचते हैं कि हम लोग को मार्जिनलाइज किया जाएगा, हमारे राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, तो अपने आप को अपना आइडेंटिटी वो बचा के रखना चाहते हैं। तो ये सारे जितने मैंने कारण बताया, सबका एक मिल के ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत पेचीदा मसला है और हम इतनी कम समय में उसको नहीं, मुझे कुछ और जरूरी सवाल लेने हैं, समय थोड़ा कम है।